हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फिजियोलॉजी। जैसे हमने जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बोला था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हम लोग दो पार्ट में, एक होता एनाटॉमी और दूसरा होता था फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी में हम लोग डिस्कस कर चुके एलिमेंट्री कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड को। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो वो इसी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो स्टेप होता था वो होता था इंगेशन। इंगेशन मतलब फूड को इनटेक करना बॉडी के अंदर, तो यही क्या कहलाएगा, इंगेशन। अब जो इंगेस्ट या इंगेस्टेड फूड होता था जो बक्कल कैविटी के अंदर आता था, तो अब क्या करते थे हम लोग, उसका करेंगे मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन समझते हैं, उस फूड को चबाने लग जाएंगे। और जब फूड का मैस्टिकेशन होगा तो उसमें क्या मिक्स होगा, सलाइवा। क्या मिक्स होगा, सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम, और उस एंजाइम को बोलते थे सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में जो डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगी कहां से, माउथ से। जो फूड का डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होगा, माउथ से। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखो सबसे पहले हमने इंगेशन प्रोसेस पढ़ी थी। इंगेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, मींस फूड आ गया अपना बक्कल कैविटी के अंदर। अब जो इंगेस्टेड फूड होगा, क्या होगा, इंगेस्टेड फूड। अब इस इंगेस्टेड फूड को हम लोग मैस्टिकेट करेंगे। क्या करेंगे, मैस्टिकेट। जब इसका मैस्टिकेशन होगा तो उस टाइम पर इसमें मिक्स हो जाएगा सलाइवा, और सलाइवा कंटेन किए रहता सलाइवरी एमाइलेज। इसमें क्या मिक्स होगा, सलाइवा मिक्स होगा, और सलाइवा कंटेन किया रहता सलाइवरी एमाइलेज। क्या रहेगा उसके अंदर, सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज को अपन ने टाइलिन भी बोला था। क्या बोला था, टाइलिन। कहां से निकलता था, पैरोटिड ग्लैंड से। जो सलाइवरी ग्लैंड थी ना, उसी पैरोटिड ग्लैंड से निकलता था सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। अब ये जो टाइलिन है, ठीक है, जैसे ही फूड में सलाइवा मिक्स होगा तो ये जो टाइलिन होगा उसमें जो फूड है, फूड में किसका डाइजेशन करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का। और जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब जो पॉलीसैकेराइड है या जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको जो सलाइवरी एमाइलेज रहेगा, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज भी क्या है, शुगर है। और इस माल्टोज शुगर को हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। माल्टोज जो शुगर होगा ये क्या है, डाइसैकेराइड। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है, माउथ में 30%, कितने परसेंट, 30% कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डाइसैकेराइड या माल्टोज में। तो जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता माउथ से। किसके डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट से। फिर इसमें आएगा अपना दूसरा। अब देखो जो फूड है, हमने माउथ से कहां जाएगा, बक्कल कैविटी से कहां पर जाएगा, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स में से कहां पर जाएगा, ओइसोफेगस में। तो ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड ना होने की वजह से यहां पर फूड, किसी भी फूड कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होगा। मतलब जो दूसरा पार्ट होता था एलिमेंट्री कैनाल का, उसको क्या बोलते थे, ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा, ओइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। तो अब जो फूड होगा वो ओइसोफेगस से कहां पर आ जाएगा, स्टमक में। तो जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, तो जब स्टमक पड़ा था, ये था स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में हमने देखा था तीन पार्ट होते थे, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक।
यहां पर क्या प्रेजेंट है, अब ये जो स्टमक होगा यहां पर प्रेजेंट होंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक जो होगा ना, इस स्टमक में जो स्टमक होगा एक कंटेन किए रहेगा, कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये सेक्रीट करेंगे, सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा तो हम लोग को याद रखना है, एक होगा HCl। क्या होगा, HCl। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा रहेगा पेप्सिन और रेनिन। ये 3 टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। पहला कौन, HCl, पेप्सिन और रेनिन। अब इस HCl का काम क्या है, ठीक है, पहले HCl का फंक्शन देखेंगे, फिर पेप्सिन का और फिर रेनिन का। तो अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी एक कंटिन्यूअस यहां पर रिलीज करते रहेंगे HCl। क्या सिक्रेट करते रहेंगे, HCl। अब देखो जो यहां से फूड आएगा, ठीक है, जिसका हमने 30% जो उसमें कार्बोहाइड्रेट था उसका डाइजेशन करा दिया था, अब ये आएगा कहां पर, स्टमक में, ये आ गया, ठीक है। अब स्टमक में बताया था यहां पर चर्निंग ऑफ फूड होगा। चर्निंग ऑफ फूड समझते हैं, मीन्स जो स्टमक होगा इसमें अल्टरनेट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा। मीन्स स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होगा स्टमक में, उसी मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल देते थे। तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से क्या होगा, अब ये जो फूड था, ठीक है, अब ये एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्या बोले, पल्प के जैसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे, काइन। क्या बोलेंगे, काइन, ठीक है। जब फूड में जो फूड था जो आया था कहां से, इस बक्कल कैविटी से, जैसे स्टमक में आएगा, ठीक, वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम में। किसमें, काइम में, ठीक है। अब और क्या होगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखेंगे फंक्शन ऑफ HCl। तो अब हम लोग को क्या देखना, फंक्शन ऑफ HCl। तो सबसे पहला जो गैस्ट्रिक जूस था वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल देते हैं, HCl। तो HCl का फंक्शन क्या है, देखो पहला जो फंक्शन है वो है प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज मतलब होता सड़ना। तो जो HCl होगा ये फूड को प्रिवेंट करेगा, किससे, स्पॉइलेज से या सड़ने से। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ी थी, तो उस टाइम पर देखा था कि जो स्टमक होगा, स्टमक का जो फंडामेंटल फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। कितने टाइम तक करता था, 4 to 5 आवर्स तक। तो क्या होगा, अगर फूड वहां पर रहता 4 से 5 घंटे तक, तो वहां पर उसके स्पॉइलेज करने के चांसेस थे। तो जो HCl होगा ये फूड को क्या करेगा, स्पॉइलेज होने से रोकेगा। और दूसरा क्या है, किलिंग द माइक्रोब्स, ठीक है। जैसे फूड पार्टिकल के साथ में कोई हमारा माइक्रोब्स आ गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो उसको किल करने का काम भी किसका है, HCl का। और जब बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो फूड स्पॉइल करने से क्या होगा, बच जाएगा। फिर है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम
ऑफ पेप्सिन, है ना। जो पेप्सिन रहेगा, पेप्सिन को डाइजेशन करने के लिए कौन सा मीडियम पसंद है? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? HCl। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज याद रखना, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या है ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना, तो अभी बताया था पेप्सिन निकलेगा और रेनिन। लेकिन ये जो पेप्सिन और रेनिन है, ये किस फॉर्म में रिलीज होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होंगे? सेक्रीट होंगे। कहां से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले जो इनएक्टिव पेप्सिन है, और पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा पेप्सिनोजन, और साथ ही साथ जो रेनिन निकल रहा था वो भी इनएक्टिव फॉर्म में निकल रहा था, और रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या होगा? प्रोरेनिन। क्या होगा? प्रोरेनिन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने में भी कौन हेल्प करेगा? HCl। ठीक है, तो हम लोग अगले फंक्शन में बोल सकते हैं कि जो HCl होगा कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इंटू एक्टिव पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट करेगा? एक्टिव पेप्सिन में। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होगा, ये HCl के कांटेक्ट में आते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है इसका? जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म है। क्या है? एक्टिव फॉर्म। और जो पेप्सिनोजन है ये क्या है इसका? इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। अब पेप्सिन तो एक्टिव हो गया, अब जो प्रोरेनिन रहेगा ये भी HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव रेनिन में। एक्टिव रेनिन। अब जो रेनिन है ये डाइजेशन करता मिल्क प्रोटीन का, और मिल्क में जो प्रोटीन रहेगी उसका नाम क्या होता? कैसीन। क्या होगा? कैसीन। ठीक है, तो अब इनका हम लोगों को पता चल गया, फंक्शन पता चल गया किसका? HCl का। और जो अब पेप्सिन है, एक्टिव पेप्सिन और एक्टिव रेनिन है, इनका काम क्या है? तो अभी हमने बोला स्टमक में भी डाइजेशन होगा, और याद रखना स्टमक में मेनली डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का। क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम है ना, पेप्सिन और रेनिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, मतलब किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का। यहां पर देखो एमाइलेज भी निकलेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में निकलता। वैसे यहां पर दो ही याद रखने हैं हम लोगों को, पेप्सिन और रेनिन। अब देखो क्या है, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो बताया था हम लोग अपनी डेली डाइट में कितने न्यूट्रिएंट्स लेते? तो कार्बोहाइड्रेट लेते थे, प्रोटीन लेते थे, फैट लेते थे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए यहां पर एंजाइम निकलता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में निकलता है। लेकिन जो मेनली डाइजेशन है वो किसका होगा? यहां पर प्रोटीन का। तो यहां पर हम लोग को याद रखना है कि स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन रहेगा, पेप्सिन इसको, जो प्रोटीन है पेप्टिन, इसको पेप्सिन कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। किसमें? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ठीक है, ये क्या है? ये जैसे हमने बोला, मान लीजिए ये क्या है? एक लॉन्ग चेन है किसकी? एमिनो एसिड की। ये से, ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन है। और इसमें एक जो सर्कल दिख रहा, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता किसको? एमिनो एसिड को। मींस बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे? प्रोटीन फॉर्म करते। ठीक है, तो लॉन्ग चेन जो होगा अमीनो एसिड का, उसी को क्या बोल देंगे? प्रोटीन। ठीक, तो अब देखो क्या करेगा, जो पेप्सिन रहेगा वो इस प्रोटीन को
दो छोटी छोटी चेन में ब्रेक कर दिया। अब इन्हीं चेन को हमने क्या बोला, प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स। लेकिन अभी भी प्रोटीन का पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाया। डाइजेशन का मतलब है प्रोटीन को कन्वर्ट करना किसमें, एमिनो एसिड में, सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे और सैकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल, है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड होगा इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी इसकी, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड किसको बोलेंगे, मान लीजिए ग्लूकोज एक टाइप का क्या है, मोनोसैकेराइड शुगर है। ठीक, तो जैसे यहां पर बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बना रहे थे, प्रोटीन, वैसे ही बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड शुगर मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो डाइजेशन का मोटिव क्या है, पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड और प्रोटीन को किसमें, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। तो जो पेप्सिन रहेगा वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। अब जो कैसीन रहेगी, क्या, कैसीन, और कैसीन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसीन क्या होगा, मिल्क प्रोटीन। अब इस मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, तो रेनिन इस कैसीन को कन्वर्ट करेगा पैरा कैसीन में, किसमें, पैरा कैसीन में। ठीक है, और ये जो पैरा कैसीन होगा क्या होगा, पैरा कैसीन। ये पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ जुड़ करके, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, किसमें, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। तो यहां पर स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो माउथ में किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में किसका, प्रोटीन का। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते थे, HCl, पेप्सिन और रेनिन। लेकिन जो पेप्सिन और रेनिन है ये किस फॉर्म में निकलते थे, इनएक्टिव फॉर्म में। इनको एक्टिव कौन करता था, HCl। फिर एक्टिव पेप्सिन और रेनिन डाइजेशन करेंगे किसका, प्रोटीन का। जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरा कैसीन में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो स्टमक में जो डाइजेशन था वो फिनिश हो गया। अब है हम लोग का अगला डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो हम लोग को पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता था, हमने पढ़ा था कि ये है अपना स्टमक, और स्टमक जाकर के ओपन हो जाता था स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते थे ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में देखा था कि ड्यूडेनम के मिडिल में एक लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते थे। और इधर पे प्रेजेंट होता था लीवर, और लीवर सेक्रीट करता था बाइल जूस। तो बाइल जूस लाने के लिए यहां पर डक्ट होती थी, जिसको बाइल डक्ट बोलते थे, और इधर से डक्ट आती थी पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करवाते थे, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का। और ओपन हो जाता था कहां पर, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता ना, तो वहां पर ओपन हो जाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है वो बाइल जूस भी कैरी कर रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी कैरी कर रहा है। तो बाइल जूस का क्या रोल है डाइजेशन में, ठीक है। तो पहले हम लोग बाइल जूस का रोल देखेंगे, फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होगा, और उसके बाद हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, यहां पर भी तो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो रहा होगा, उसमें भी कुछ एंजाइम्स होंगे, तो फिर उनका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, इतना तो पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करेगा बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन हो रहा था कहां पर, ड्यूडेनम में। तो इसमें सबसे पहला जो रोल है वो है रोल ऑफ
बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का काम क्या है डाइजेशन में? तो पहले तो समझ लो कि बाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ठीक है। इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, मतलब ये डाइजेशन नहीं कर पाएगा किसका? फूड कंपोनेंट का। तो इसका फंक्शन क्या होगा? देखो अभी हमने देखा कि स्टमक से जो फूड होगा वो कहां पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टमक के अंदर क्या भरा होता है? HCl। और ये कैसा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। पीएच कैसी होगी इसकी? पीएच जो है वो इसकी 1 से 3 के समथिंग होती है। कितनी? 1 से 3। तो अब यहां पर जो काइम प्रेजेंट था, जो बताया था, जो पल्पी मास बन गया था किसका? फूड का, उसी को क्या बोलते थे? काइम। तो अब जो काइम आएगा यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का, है ना। तो सबसे पहले जो वाइल होगा, जो काइम होगा, वो कांटेक्ट में आएगा किसके? वाइल के। और वाइल क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। काइम की जो एसिडिक नेचर है ना, उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि जो वाइल जूस होगा ये बेसिक नेचर का होता, किस नेचर का? बेसिक, एल्कलाइन नेचर का होगा। और दूसरा क्या है? पहला तो हो गया न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। दूसरा होगा, अब यहां पर क्या है? जो पैनक्रियाटिक जूस होंगे, क्या है ये? इधर से पैनक्रियाटिक जूस भी तो आएंगे, और पैनक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए इनको चाहिए होता बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम? बेसिक मीडियम। तो वो बेसिक मीडियम कौन बनाएगा यहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस, है ना। तो क्या करेगा? प्रोवाइड बेसिक या एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम फॉर पैनक्रियाटिक जूस, है ना। पैनक्रियाटिक जूस के लिए ये क्या प्रिपेयर करेगा? एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है? देखो अपन ने क्या देखा? माउथ में डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, कितने परसेंट? 30%। स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता? प्रोटीन का, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वहां पर क्या है? गैस्ट्रिक एमाइलेज था। अब यहां पर क्या है? लिपिड आएगा ना। तो लिपिड को पहले हम लोगों का जो फैट होगा या लिपिड होगा, उसको छोटे छोटे मिसेल्स में या ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो पैनक्रियाटिक जूस होगा वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, है ना। तो बाइल जूस क्या करेगा? उसका एमल्सिफिकेशन करा देगा। और एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगे ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगी, उनको किस में कन्वर्ट करेगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। किसमें? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, इसी को क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। तो ये काम है किसका? वाइल जूस का। अब क्या है? अब दूसरा क्या होगा? दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस। तो अब पैनक्रियाटिक जूस का काम देखेंगे। रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस क्या है? तो जब हम लोगों ने पैनक्रियास ग्लैंड पढ़ी थी, तो उस टाइम पर हमने एक्सोक्राइन पार्ट देखा था। और एक्सोक्राइन पार्ट में देखा था कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो रिलीज करेगा किसको? पैनक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस को। और इन्हीं को हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला था। क्या बोला था? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मींस इसके पास हर एक फूड कंपोनेंट को, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? एंजाइम्स हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? देखो इसमें सबसे पहले होगा एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। और एमाइलेज कहां से रिलीज हो रहा? पैनक्रियास से। तो इसको बोल देंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और एमाइलेज का काम समझो कि एमाइलेज जो भी रहेगा
कोई भी एमाइलेज हो, चाहे सिलाइवरी एमाइलेज हो, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, ठीक है, इसका काम क्या है? एमाइलेज का पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करना? डाइसैकेराइड में। किसमें? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड समझते हैं? देखो, मोनोसैकेराइड तो पता है ना, अगर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो मतलब वन, है ना, सैकेराइड मतलब शुगर। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको बोल दिया मोनोसैकेराइड। 2 हो गए तो डाइसैकेराइड, है ना, 3 to 9 हो गए तो ओलिगोसैकेराइड, और उससे ज्यादा हो गए तो क्या बोल देंगे? पॉलीसैकेराइड, है ना। तो पॉलीसैकेराइड को जो एमाइलेज होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा? डाइसैकेराइड में। तो वही काम हो जाएगा किसका? पैनक्रियाटिक एमाइलेज का, ठीक है। मतलब ये किसका डाइजेशन करेगा? किसका? कार्बोहाइड्रेट का या पॉलीसैकेराइड का, और इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? डाइसैकेराइड में। किसमें? डाइसैकेराइड, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें? रहेंगे, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब होंगे इसमें प्रोटीन, दूसरा क्या है? चलो इधर ऐसे लिख दे रहे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी तो होंगे किसमें? पैनक्रियाटिक जूस में। तो कौन कौन से होते थे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? एक तो होगा ट्रिप्सिनोजन, और नोजन वर्ड अगर लगा तो समझ जाना इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव। दूसरा होगा काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या डेजेस, ठीक है। ये हो गए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन अगर हमें प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू, तो सबसे पहले इन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। अभी कैसे है सब? देखो, ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी इनएक्टिव फॉर्म में निकलता, और इस इनएक्टिव फॉर्म को प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बोलते। उधर पे लिखे दिया, ये एक्टिव फॉर्म में है इसका, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये दोनों कैसे हैं? इनएक्टिव। तो अगर हमें डाइजेशन करवाना है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्टिव फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? तो इसके लिए एक एंजाइम आएगा, कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, क्योंकि ये सब कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता इंटेस्टाइनल जूस में, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। क्या बोलेंगे? इंटेरोकाइनेज। अब ये जो इंटेरोकाइनेज है, ये ट्रिप्सिनोजन को, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव ट्रिप्सिन में। किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन है ना, ये कैसा है? एक्टिव है। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन होगा, ये काइमोट्रिप्सिनोजन को, और इसका अगर इनएक्टिव फॉर्म लिखना हो तो इसको प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बोलते। ये भी इनएक्टिव फॉर्म हो गया। चलो तीनों को क्या कर दो अपन? इनएक्टिव फॉर्म में लिख दो, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म हो गए। अब जो एक्टिव ट्रिप्सिन है, ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम को काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को क्या करेगा? इन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और एक्टिव फॉर्म हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन करेगा इसको? तो यहां पर एक एक्टिव जो ट्रिप्सिन था वही करेगा ये सब, है ना। और ट्रिप्सिन को एक्टिव किसने किया? इंटेरोकाइनेज ने।
एंटेरोकाइनेज कहां से आया? इंटेस्टाइनल जूस से। तो ये हो गए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और भी रहेगा यहां पर, किसका डाइजेशन करवाना? लिपिड का या फैट का, है ना, फैट बोल दो या लिपिड बोल दो। तो इसका डाइजेशन करवाने के लिए भी क्या आएगा? लाइपेज, लाइपेजेस, है ना। कहां से निकल रहा? पैनक्रियाज से, तो उसको क्या बोल दिया? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ना, वो इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर, ये जो फैट है ना, इसको क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट, है ना। इस इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करेगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइग्लिसराइड फैट में। किसमें? डाइग्लिसराइड फैट्स में। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे एक एक करके इनका फंक्शन देखेंगे। ठीक, देखिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। फिर अगला जो होगा मींस इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल होगा, ठीक है, और जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम है, एक कैसे मतलब जो प्रोटीन होगा उसका किस तरीके से डाइजेशन करेंगे, वो किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।